विकास ने बच्चों को काफ़ी अरसे से अच्छा खाना खाते देखा तक नहीं था और वो बच्चों को बहला रहा था कि पैसे मिलते हैं तो पनीर लाएगा। एक दिन बड़े भाई के घर दावत थी और उन्होंने मेहमानों के लिए अच्छे पकवान बनवाए थे। तो बच्चे खाना मांगने चले गए। बड़ी माँ ने थप्पड़ मार कर निकाल दिया कि भिखारी आ जाते हैं। विनीता को जब ये पता चला तो उसने गुस्से में आकर बच्चों को बहुत मारा कि तुम खाना लेने क्यों गए थे, और बच्चे सिसकते हुए सो गए। और विकास घर आया तो वो बहुत परेशान हुआ और उठकर भाई के घर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर भगवान ने आज फिर प्याज और हरी मिर्च के साथ रोटी। माँ, रोज रोज प्याज और हरी मिर्च के साथ सूखी रोटी नहीं खाई जाती। छोटे बेटे ने खाने के प्लेट को पीछे खिसकाते हुए अपनी माँ से कहा था। विनीता कहने लगी कि भगवान का धन्यवाद करो, एक वो भी लोग हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। तो आशीष कहने लगा, हमें भी तो बस सूखी रोटी ही नसीब होती है। बड़े पापा के घर तो रोज अच्छे खाने पकते हैं। ये बात सुनकर विनीता के माथे पर बल पड़े थे और दिल में टीस सी उठी थी, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए वो कहने लगी, दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल करना अक्लमंदी नहीं होती। चलो शाबाश, भगवान ने जो दिया है शुक्र कर कर खाओ। भगवान का धन्यवाद करोगे तो भगवान और देगा, अगर ऐसे करोगे तो जो आज खा रहे हो ये भी नहीं मिलेगा। विनीता ने बेटे से ये कहा और अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। हाथ से मशीन को चलाकर कपड़े सीने लगी, लेकिन जो कुछ दिमाग में चल रहा था उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। अतीत में जो कुछ उसने सहा था ये वो ही जानती थी या फिर उसका भगवान। वो साथ साथ कपड़े भी सी रही थी और साथ ही साथ अपनी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को साफ कर रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि हालात कभी ऐसे भी हो जाएंगे। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि जब बाहर का दरवाज़ा खटका था। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो विकास अंदर आया। तो बेटा कहने लगा, पापा मुझसे नहीं खाई जाती रोज़ रोज़ रोटी के साथ प्याज और हरी मिर्च की चटनी, आप हमें कुछ और ला कर दें। विकास कहने लगा, इस बार जैसे मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बेटे को पनीर ला कर दूंगा। ये सुनकर आशीष खुशी से उछलने लगा और कहने लगा, मेरे पापा पनीर लाएंगे, मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। 7 साल के आशीष ने ज़िंदगी में शायद एक बार ही पनीर खाया था, वो भी पड़ोस में किसी की शादी थी और वहीं उसने खाया था और उसे बहुत स्वादिष्ट और मज़ेदार लगा था। तब से वो पनीर खाने की जिद करने लगा था। विकास एक प्राइवेट कंपनी में जॉब तो कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम थी। बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाए। किराए का घर था, महीना ख़त्म होने से पहले पहले उसकी सारी आमदनी ख़त्म हो जाती थी। कुछ अनीता कपड़े सिलाई करती थी तो पूरा महीना किसी तरह से गुजर जाता था। दोपहर को खाने में वो बच्चों को सूखी रोटी के साथ प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनाकर देती थी। रात को कभी दाल तो कभी सब्जी बन जाती थी। बस इसी तरह इनके घर का गुजर बसर हो रहा था। सामने विनीता कपड़े सीने के साथ साथ अपने आंसू साफ कर रही थी। विकास ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग अपने बच्चों को एक महीने में एक बार भी पनीर नहीं खिला सकते। घर का किराया, बिजली का बिल, दूसरे खर्चे हमारी कमर तोड़ देते हैं। विकास ने विनीता के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया कि शायद उसी का भुगतान मुझे इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। विनीता कहने लगी, कैसे बातें कर रहे हैं, अब मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई बात नहीं। आप अपने दिल में ऐसे ख्याल मत लाया करें। हमें हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। मैं ये नहीं कहती कि मुझे उसकी तकलीफ़ नहीं, लेकिन मैं आपको दोषी भी नहीं कह सकती। आपने तो किसी के साथ बेईमानी नहीं की। विकास कहने लगा, जो सीधा चलता है दुनिया उसी को ठोकर मार देती है, जो टेढ़ा चलता है उसे झुककर सलाम करती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। वो कहने लगी कि आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए रोटी पका देती हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, तुम भी उठो और मेरे साथ खाना खाओ। ये कहने के बाद विकास उठकर अपने कमरे में चला गया। तो विनीता को याद आने लगा कि किस तरह से विकास अपने घर वालों की बातों में आकर उसे बेइज्जत करके रख देता था। जब उसकी शादी हुई तो नंद और देवर की शादी नहीं हुई थी, बस एक जेठ और जेठानी थे जो शादी होते ही घर में दीवार बनवा चुके थे कि अब हम अलग रहेंगे और ससुराल को संभालना विनीता का काम है। सास बीमार रहती थी और सास की पूरी सेवा की जिम्मेदारी विनीता पर थी। तकलीफ उसे उस समय होती थी जब सबकी सेवा करने के बावजूद भी उसे ये सुनने को मिलता था कि तुमने हमारा किया ही क्या है। पूरा दिन वो घर के कामों में घनचक्कर बनी रहती और रात को जब विकास आता तो उसका दिल चाहता कि बाकी का समय वो अपने पति के साथ बिताए, लेकिन विकास उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, क्योंकि बहन भाई और माँ पहले से उसके कान भर चुके होते थे कि तुम्हारी पत्नी दिन भर कुछ करती नहीं। रात को जब उसने खाना लगाया तो वो विकास के साथ बैठ गई। विकास ने अपनी प्लेट में कुछ खाना डाला तो विनीता उसी के प्लेट में खाना खाने लगी। ये देखकर विकास ने सबके सामने उसी बुरी तरह से झिड़क दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें खाना खाना है तो अपनी प्लेट में खाओ, मेरे साथ एक प्लेट में खाना मत खाया करो।
तुमने तो शायद शर्म लज्जा ही बेच खाई है, सबके सामने एक ही प्लेट में मेरे साथ खाना खा रही हो। ये सुनकर वनीता को कुछ हैरत भी हुई थी और सबके सामने ये बात अपने पति के मुंह से सुनकर उसे शर्मिंदगी भी महसूस हुई, इसलिए खाना छोड़कर उठकर चली गई। उसकी नंद और सास कमीनी हंसी हंसने लगे। सास कहने लगी, देख लिया तुमने विकास, कितनी बेशर्म लड़की है, इस बात का भी एहसास नहीं कि देवर और नंद कुंवारे हैं और खाने पर बैठे हैं। वो कहने लगा, माँ डांट तो दिया है, धीरे धीरे समझ जाएगी। जब भी विनीता विकास से उसके घर वालों के बारे में कोई भी बात करती तो वह उल्टा उसे डांट देता था। वो कहता, मुझे मेरे घर वालों के खिलाफ करने की कोशिश मत करो। पहली बेटी हुई तो सबके मुंह बन गए कि बेटी क्यों हुई है, क्योंकि बड़ी बहू के 3 बेटे थे और वो ना सास को संभालती थी और ना ही नंद को और देवर को पूछती थी। लेकिन फिर भी जब वो आती तो उसकी इज्जत इसलिए की जाती क्योंकि उसने 3 बेटे पैदा कर दिए हैं। विनीता को हमेशा ये बात समझ नहीं आती थी। तब कारोबार भी एक ही था, तीनों भाई एक ही काम करते थे, किसी चीज़ की कोई कमी भी ना थी। विकास की आदत थी कि वो अपने भाइयों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था। एक बार उसका बड़ा भाई कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि बैंक अकाउंट सिर्फ मेरा ही चले, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, घर के खर्चे जो भी होंगे वो हम सब देख कर करेंगे और कुछ पैसा सेव करेंगे ताकि अपने कारोबार को और भी बढ़ा सकें। विकास को इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन जब ये बात विनीता को पता चली तो वो कहने लगी कि आप जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लेते। ये सुनना था विकास उस पर चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या मेरा बड़ा भाई मुझे धोखा दे देगा या सारे पैसे लेकर उड़ जाएगा? तो वो कहने लगी, विकास आप भी बराबर की मेहनत करते हैं, अगर कुछ पैसे आपके अकाउंट में भी आते रहेंगे तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन विकास ने विनीता की कभी भी किसी बात पर कान नहीं धरे थे। उसे हमेशा अपने भाइयों पर भरोसा था। कुछ साल बाद उसकी माँ का देहांत हो गया और छोटा भाई विदेश जाना चाहता था और छोटी बहन का भी रिश्ता तय था। तो जैसे ही बहन की शादी का समय आया तो बड़ा भाई कहने लगा कि कारोबार में नुकसान हो गया है 10 लाख का। ये सुनकर विकास कहने लगा कि इतनी बड़ी रकम का नुकसान कैसे हो गया, आप मुझे हिसाब दें, क्योंकि सारा हिसाब किताब विकास के हाथ में था। लेकिन बड़ा भाई उसे हिसाब देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता था कि अभी देखता हूँ, कल दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया था। बहन की शादी पर काफ़ी खर्चा भी किया गया, क्योंकि इकलौती थी, वो अपने घर चली गई। लेकिन जितना शादी पर खर्चा हुआ था उसके भाई ने उसे डबल बताया। विकास ये सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, इतनी बड़ी रकम कैसे लग गई? दहेज और बारात का खाना मिलाकर मेरे हिसाब से 10-12 लाख लगे होंगे, इससे ऊपर की रकम तो नहीं लगी होगी। वो कहने लगा कि तुम्हें क्या पता, खर्चा तो मेरे हाथ में है, मुझे पता है कि कितना खर्चा हो गया है। बहरहाल बड़े भाई के लिहाज में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस आड़ में बड़े भाई ने सारा पैसा अपने अकाउंट में रखा था और झूठ बोल देता था कि नुकसान हो गया है। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि उसने 10 से 15 लाख का नुकसान गिनवा दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। विकास पूरे महीने मेहनत से काम कर रहा था और उसे नुकसान नज़र नहीं आता था। पैसों का लेन देन सब कुछ उसका बड़ा भाई करता था और उसे बताता भी नहीं था कि किस पार्टी को कितने पैसे दिए और कहाँ से कितने पैसे आए हैं। वो कहता था कि तुम छोड़ो, हिसाब किताब मैं खुद कर लिया करूँगा, और फिर 2 महीने बाद कहता कि 2 लाख का नुकसान हो गया है, तो कभी कहता कि 5 लाख का नुकसान हो गया है। हालांकि घर में बहुत ज़्यादा ऐश भी नहीं थे। विनीता को विकास ने खर्चा कम देना शुरू कर दिया और वो कहने लगी, इसमें गुजर बसर कैसे करूँ? वो कहता, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया है। तो वो कहती, लेकिन बराबर वाले घर से अच्छे खाने की खुशबू आती है। वो उससे लड़ने लगती थी कि क्या कारोबार में नुकसान सिर्फ हमारे लिए ही हुआ है? भाभी के तो फालतू खर्चे वैसे के वैसे ही हैं, इनके घर में तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अब तो विकास भी सोचने लगा था कि ऐसा भी कौन सा नुकसान है जो भाई उसे बताते ही नहीं है, ना ही हिसाब किताब में लिखा है, बस मुँह ज़बानी कह दिया जाता है कि इतने पैसे बर्बाद होकर नुकसान हो गया, लेकिन उसकी कोई भी लिखत पढ़त नहीं होती थी। जब विकास ने अपने भाई से हिसाब लेना शुरू किया तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि वो हिसाब देता ही नहीं था। कहता था कि समझ लो मैंने खा लिया, अब क्या कर लोगे? फिर कहने लगा कि तुम्हें पाल रहा हूँ, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम मेरे आगे हाथ फैलाते हो, मैं ही तुम्हें खर्चा देता हूँ और मेरे पास अब इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें महीने के 20-25 हज़ार दूँ। विकास कहने लगा कि बैंक अकाउंट तो आपने अपने पास रखा था, अगर मेरे पास होता तो मैं भी लेन देन कर लेता, फिर मैं भी देखता कि नुकसान कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन बड़ा भाई ना तो हिसाब देने के लिए तैयार था, ना ही अकाउंट का पैसा बता रहा था। फिर कहने लगा कि माँ तो मर गई हैं, अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए। सारा कारोबार वो अपने हाथों में ले चुका था। विकास से बस नौकरी ही करवाता था, मेहनत वाला सारा काम विकास करता था और वो राजाओं की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। छोटा भाई भी कहने लगा कि मुझे भी हिस्सा चाहिए। बहन ने भी कहना शुरू कर दिया। जब घर बिका तो विकास के हिस्से में बहुत कम रकम आई थी। फिर उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की और एक दूर दराज इलाके में एक प्लाट ले लिया, लेकिन उसकी कीमत बढ़ने में अभी समय था। किराए का एक मकान ले लिया,
लेकिन नौकरी की सैलरी बहुत ही कम थी, इससे गुजर बसर करना मुश्किल होने लगा। वो बच्चों की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था और ना ही विनीता ऐसा चाहती थी। इसलिए घर के सारे खर्चे निकालने के बाद बस इतने ही पैसे बचते थे कि वो कभी दाल चटनी से रोटी खाते और गुजारा कर लेते थे, कभी दाल सब्जी से। बड़ी बेटी तो सब समझती थी, इसलिए सब्र कर लेती थी, लेकिन भाई बहुत जिद करता था। वो कहता था कि मुझे तो पनीर खाना है, मुझे वो बहुत मज़े का लगता है। विनीता को जब ये सब बातें याद आती थी तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। वो कभी कभी विकास से कहती थी कि आपकी ईमानदारी ने, आपके भरोसे ने आपको क्या दिया। आपके भाइयों ने आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। छोटा भाई बाहर के देश में जाकर सेटल हो गया और बड़ा भाई पैसे चोरी करके आज अपना काम चला रहा है। और आप जो भाई की इज्जत करते थे, जी जी करते थे, आपको तो उसने हर चीज़ से कंगाल कर दिया है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। जहां वो रहती थी वहीं गली के आखिरी घर को उसके जेठ ने खरीदा था और अपनी पत्नी बच्चों के साथ ऐश कर रहा था। बच्चों का जब भी आमना सामना होता तो उसके बच्चे विनीता के बच्चों को बेइज्जत करते कि तुम्हारे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, ना ही तुम लोग अच्छा खा सकते हो। पहले तो तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे थे, अब देख लो तुम्हारे बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। जब बच्चे ऐसी बातें सुनकर रोते हुए घर आते तो विनीता को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। उसने बच्चों से कहा कि तुम उन लोग उनके बच्चों के साथ खेलना और मिलना जुलना छोड़ दो। बड़ी बेटी भी इस बात पर तैयार हो गई कि हमें बड़े पापा के बच्चों के साथ मिलकर नहीं खेलना, क्योंकि वो हर बात पर हमारी बेइज्जती करते हैं। लेकिन आशीष कुछ चटोरा बच्चा था, उसे मज़ेदार चीज़ों का खाने का बड़ा शौक था। घर की चटनी और दाल सब्जी खा खाकर उसका दिल उचाट हो गया था। इसलिए जब भी उसकी बड़ी माँ खाना बनाकर पड़ोस में बांटती तो वो उनके दरवाजे बिल्कुल सामने खड़ा होकर ललचाई हुई नज़रों से देखता। हालांकि वो भी देखती कि बच्चा खाने का शौकीन है और उसकी बांटी जाने वाली चीज़ों को बड़ी ललचाई नज़रों से देखता है, लेकिन कभी ये दिल में ख्याल नहीं आया कि एक प्लेट में इस छोटे से बच्चे को भी दे दे। पड़ोसियों में खाना बांटकर वो अपने घर जाती तो दरवाज़ा बंद कर लेती। तो आशीष जब घर आता तो उसे अपनी सूखी रोटी चटनी के साथ और भी ज़्यादा बुरी लगती। एक बार वो कहने लगा, पापा काश मैं बड़े पापा के घर पैदा हो जाता। विकास कहने लगा, क्या मतलब है, क्या तुम्हें बड़े पापा बहुत अच्छे लगते हैं? तो वो कहने लगा कि नहीं, अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन अगर मैं उनके घर पैदा होता तो मैं मज़े मज़े के खाने खाता। बड़ी माँ अपनी पड़ोसियों को कभी पनीर तो कभी पुलाव तो कभी कुछ बना कर देती हैं। मैं सामने खड़ा होता हूँ, फिर भी उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम भी खा लो। पापा मुझे नहीं खानी है दाल सब्जी, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे पनीर खाना है, मुझे वो बहुत मज़े का लगता है। विकास जब ये बात सुनता तो अपना धैर्य खो बैठता। उसे याद आने लगता कि विनीता उसे कितना समझाती थी कि भाई पर अंधा भरोसा मत करो, अपने हाथ में भी कुछ रखो। लेकिन उसे यही लगता था कि उसका भाई कभी भी उसके साथ धोखेबाजी नहीं करेगा। लेकिन उसके तो पीठ पर ऐसा वार किया कि उसकी कमर तोड़कर रख दी। जिस कारोबार से वो लाखों कमा रहा था उस पर विकास की भी मेहनत लगी थी, जो उसने नुकसान में गंवाकर अपने पास रख लिया था और उसी से ही अपनी दुकान चमकाई थी। उसकी पत्नी सिलाई करती थी और अक्सर रात देर तक सिलाई करती रहती थी। उसके आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ चुके थे, लेकिन पति के इस समय भी वही साथ थी जब कोई भाई और बहन उसे पूछने को तैयार नहीं था। बहन अपने घर में खुशहाल थी, छोटा भाई विदेश में और बड़ा भाई यहाँ ऐश कर रहा था। तकलीफ तो उसे भी बहुत होती थी, लेकिन शिकायत किससे करता, क्योंकि गलती तो अपनी ही थी। शायद वो ये भूल गया था कि खून सफ़ेद होने में समय नहीं लगता, और ऐसा ही उसके भाइयों ने उसके साथ किया था। इस बुरे समय में एक पत्नी ही थी जो रात देर तक लोगों के कपड़े सिलाई करती और कहती, विकास चिंता ना करो, मैं आपकी कम सैलरी में भी गुजर बसर कर लूँगी, भगवान हमारे हालात एक दिन ज़रूर बदल देगा। एक बार विकास के बड़े भाई ने बड़े पैमाने पर दावत रखी और बड़े अमीर अमीर दोस्तों को बुलाया। उसके घर के बाहर काफ़ी रौनक लगी हुई थी, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं और खाने से बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएं उठ रही थीं। जब आशीष का वहाँ से गुजर हुआ तो वो वहीं खड़ा हो गया। इंतज़ाम बाहर ही था और बाहर से ही खाना डाल डालकर अंदर लेके जाया जा रहा था। खाने के पास उसकी बड़ी माँ खड़ी थी, जो कि खाना डलवा कर अंदर भिजवा रही थी। वो डरते डरते अपनी बड़ी माँ के पास गया और कहने लगा कि बड़ी माँ, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे पनीर दे दो, मैं उसी से रोटी खा लूँगा। लेकिन उसकी बड़ी माँ ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और वो कहने लगी, चल दफ़ा हो यहाँ से भिखारी कहीं का, यहाँ से निकल, वरना इतना मारूंगी कि दोबारा यहाँ आने के काबिल नहीं रहेगा। चल दफ़ा हो, जाकर अपने घर की सूखी रोटी खा, तेरे नसीब में बस वही है। बड़ा गुस्से वाला अंदाज था उसका। आशीष रोता हुआ घर आ गया। विनीता उस समय भी कपड़े सीकर अपनी कुछ देर के लिए कमर सीधी करने के लिए वहीं आंगन में रखे तख्त पर लेट गई थी। जब आशीष रोता हुआ आया तो फौरन ही उठकर बैठ गई। उसके गाल पर 5 उंगलियां छपी देखकर तो उसका दिल तड़प कर रह गया था। वो कहने लगी, क्या हुआ, किसी बच्चे ने मारा है तुम्हें? तो वो कहने लगा, नहीं, बड़ी माँ ने थप्पड़ मारा है।
उनके घर में दावत है। मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ा सा पनीर दे दो। मैंने कहा मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तो माँ उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और कहने लगी तुम भिखारी हो, तुम्हारे नसीब में सूखी रोटी ही है। ये सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आया था, किसी और पर तो उसका बस नहीं चलता था, इसलिए आशीष को मारने लगी। उसकी बड़ी बेटी उसे बचाने आई तो उसने बड़ी बेटी को भी मारना शुरू कर दिया। बरसों का गुस्सा और नफरत अपने बच्चों पर निकाल रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। बच्चे भी सिसकियों से रो रहे थे। माँ आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आशीष कहने लगा कि माँ अब कभी पनीर का नाम भी नहीं लूँगा, सूखी रोटी खा लिया करूँगा, मुझे मत मारो। लेकिन विनीता पर तो न जाने कौन सा जुनून सवार हो गया था। विकास पर भी गुस्सा आ रहा था कि काश कि उस टाइम अक्लमंदी की होती तो आज उसके बच्चे दूसरों की चौखट पर खाना मांगने ना जाते। लेकिन अपनी औलाद के अलावा उसका किसी पर भी बस नहीं चलता था। खुद भी रोती पीटती रही और बच्चों को भी पीटती रही। बच्चे सिसकते हुए रोते हुए अपने कमरे में जाकर सो गए। विकास जब घर आया तो विनीता को यूं रोता देखकर परेशान हुआ था। वो पूछने लगा कि क्या हुआ है, तो उसने सारी बात कह डाली। फिर विकास को भी बुरा भला कहने लगी और कहने लगी मैं हर हालात में तुम्हारा साथ देती रही, काश कि तुम मेरी बात मान लेते तो आज मेरे बच्चे भिखारी बनकर तुम्हारे भाई के घर खाना मांगने न जाते। मेरा जी चाहता है कि मैं अपना भी गला घोट लूं और बच्चों का भी मार डालूं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सिधापे और भरोसे ने हमें यहाँ कहीं का बर भी नहीं छोड़ा। विकास ऐसा करो कि मुझे और मेरे बच्चों को जहर लाकर दे दो ताकि ज़िंदगी की परेशानी ख़त्म हो जाए। तुम्हारे भाई के कलेजे में भी ठंड पड़ जाएगी और उसे सुकून मिल जाएगा और वो भी सब पैसे लुटा दो उन पर ही जाकर जो तुम्हें जायदाद के नाम पर उसने चंदे की तरह दिए थे। विकास परेशान होकर घर से निकला था। वो सोच रहा था कि भाई को जाकर उसकी गलती का एहसास दिलाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के घर के सामने गया तो अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। जैसे ही वो अंदर गया तो सामने उसका भाई और उसकी भाभी रो रही थीं। उसका बेटा छत से नीचे गिर गया था और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। वो तड़प रहा था, मचल रहा था और ये देखकर भाभी और भाई की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। फिर देखते ही देखते उसके बेटे ने दम तोड़ दिया था। अब उनकी चीखों पुकार थी जो उनके घर से सुनाई दे रही थी। विकास वहीं से पलटकर घर आ गया। विनीता अभी भी रो रही थी। वो रोते हुए विनीता के पास बैठ गया और कहने लगा कि भगवान ने हमारे साथ किए जाने वाले जुल्म और ज्यादती का हिसाब ले लिया है। विनीता ने बहते हुए आंसुओं के साथ उसे देखा था तो वो भी रो रहा था। वो कहने लगी मैं समझी नहीं। तो वो कहने लगा बड़े भाई का बेटा मर चुका है छत से नीचे गिरकर। हमारे बच्चों के आंसू ने उनके घर का चिराग बुझा दिया है और मुझे इस बात का भी दुख है कि मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ। विनीता हक्का बक्का उसका चेहरा देख रही थी। वो कहने लगा काश मेरा भाई हमारे साथ ज्यादती न करता तो आज उसके साथ भी ऐसा ना होता। मेरे बच्चे के मुंह पर मारा गया वो एक थप्पड़ बहुत महंगा पड़ा है उन लोगों को। तुम कहती थी ना कि मैं क्यों नहीं बोलता, चुप क्यों रहता हूँ, तो ये जो चुप की मार होती है ना, ये बहुत ज़ोर की पड़ती है। जब तक इंसान झुक कर रहता है भगवान उसके हक में लड़ता है, और जब इंसान खुद लड़ने लगता है तो फिर भगवान कहता है कि तुम अपना मसला खुद लड़ो, और भगवान बेहतर इंसाफ करने वाला है। तुम कुछ समय बाद वही जो प्लाट विकास ने ख़रीदा था उसकी कीमत काफ़ी महंगी हो गई थी और उसका बड़ा भाई बेटे के दुख में बीमार होकर घर बैठ गया था। उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था और विकास एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपनी ज़ुबान से भाई को बद्दुआ नहीं दी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।